नमस्कार, मैं विपिन कुमार चौरसिया। आपको आज का हमारा टॉपिक है मियोसिस। हाँ तो आज का हमारा टॉपिक है मियोसिस। मैंने थोड़ा सा मिमिक्री किया। किसकी मिमिक्री किया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाय नमस्कार। मियोसिस क्या चीज? मियोसिस। ओके, तो ये जो मियोसिस है हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था बाबू माइटोसिस के बारे में। किसके बारे में? माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस ये कह रहा था कि मान लीजिए एक सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम है। इससे हमको 2 सेल बनानी थी, लेकिन 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये दोनों सेम रखने थे, राइट? तो ये प्रोसेस कहलाता था माइटोसिस। आज हम क्या करेंगे, इन 46 क्रोमोसोम से आधे आधे क्रोमोसोम बनाएंगे। आधे का मतलब इसका आधा, ना कि ये क्रोमोसोम का आधा। तो 46 का आधा कितना हो जाएगा? 23 यानी कि हाफ नंबर वाले क्रोमोसोम बनाएंगे और प्रोसेस का नाम होगा मियोसिस। क्या नाम होगा? मियोसिस। तो जल्दी से क्या करना है आपको? कॉपी और पेन निकालना है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है? आपके फर्दर अपकमिंग एग्जामिनेशन, नीट हो गया, जीआईसी हो गया, पीजीटी हो गया, अपकमिंग एलटी ग्रेड की भर्ती और पीजीटी की भर्तियों के लिए। ओके, तो अब देखिए, अच्छा एक अनाउंसमेंट, जो बीएचयू के फॉर्म्स आ गए हैं, आप लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो प्लीज़ उसको रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। और आज से ही बीएचयू बीएससी के लिए, इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, बायोलॉजी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, बायोलॉजी केमिस्ट्री आपको यहाँ पर मिल जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे। तो हम पढ़ते हैं मियोसिस के बारे में। ओके, देखिए मियोसिस क्या होता है। मियोसिस इज अ प्रोसेस इन विच रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस। रिडक्शन डिवीजन का मतलब जितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं उसका आधा होता है। अब देखिए मियोसिस आखिर चलता कहाँ पे है। मियोसिस हमने बताया था कि ह्यूमन के, किसके? ह्यूमन का या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, उसके जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगी, क्या चीज? रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगी, उनमें चलेगा। किसमें चलेगा? रिप्रोडक्टिव सेल्स में चलेगा। अब देखिए क्या होता है, अगर हम बाबू ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन की रिप्रोडक्टिव सेल्स कहाँ पर पाई जाती हैं? टेस्टिस के अंदर पाई जाती हैं। ओके, यानी कि स्पर्मेटोगोनियल सेल की हम बात कर रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं, स्पर्म के बनाने वाली स्पर्मेटोगोनियल सेल। और फीमेल के केस में ओवरी में पाई जाती है ये प्रोसेस मियोसिस, यानी कि oogonal सेल बनाने में, ठीक है? जो oogonal सेल होती हैं इनमें चलेगा। बस बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में एक ऐसे ही 2 जगह होते हैं, एक जगह मेल के केस में, एक जगह फीमेल के केस में। इन्हीं दोनों जगहों में क्या चलता है? मियोसिस चलता है। बाकी हर जगह जो है माइटोसिस चलता है। अच्छा, भगवान को, नेचर को यही जगहों पर मियोसिस चलाने की क्या ज़रूरत थी? तो भगवान बड़े चालाक आदमी। ये देखिए मेल, ये क्या है? फीमेल। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर 46 क्रोमोसोम ही रहते तो जो हमारा चुन्नू आता, चुन्नू का मतलब जो हमारा बेबी आता, वो 46 + 46 92 क्रोमोसोम वाला था। तो क्या ऐसा बेबी सरवाइव कर पाता 92 क्रोमोसोम वाला? नहीं। इसके अंदर क्या हो जाता? एबनॉर्मेलिटी, क्योंकि ये कितने एन वाला है? 4n वाला है। टेट्राप्लॉइडी कंडीशन हो गया, यानी कि हमको क्या करना है? 2n वाला बेबी बनाना है, अपने जैसा बनाना है। तो नेचर ने क्या किया, यहीं पर 46 से पहले ही 23 क्रोमोसोम बनवा लिया। ऐसे ही मम्मी के अंदर 23 क्रोमोसोम बनवा लिया। तो ये पापा हो गई, ये मम्मी हो गई। अब जो है यहाँ से स्पर्म आएगा और इधर से ओवम आएगा। तो 23 कितना हो गया? 46 हो गया। जो ये हमारे चुन्नू साहब हैं, इनके अंदर कितना क्रोमोसोम होगा? 46। और यही होना भी चाहिए, तभी तो यहाँ पर 46 से 23, 46 से 23 करवा लिया गया, क्योंकि भगवान को पता था इन दोनों को फ्यूज़न करा के फिर उतना ही लाना है जितना कि हमारी बॉडी में होनी चाहिए। अब ये
अब ये हो गए कौन, चुन्नू। चुन्नू का मतलब ये हमारा बेबी, ठीक। अब यहाँ पर इनकी वाइफ, ठीक है, इनसे जिनकी इनसे शादी होगी वो भी कहीं होंगी, चुन्नू आइन कह दीजिए। इनके अंदर भी कितना होगा, 46 क्रोमोसोम। तो फिर जब मेरे, सपोज कीजिए ये मैं हूँ, ये मेरी वाइफ है, ठीक है, ये मेरा बेटा है चुन्नू। अब मेरे बेटे की शादी चुन्नुआइन जिसकी हो रही है, ठीक, ये इनके अंदर भी 46 क्रोमोसोम होगा। तो जो मेरे बेटे के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा उनमें भी 23 होगा। फिर यहाँ पर भी चुन्नुआइन के अंदर, यानी कि जो मेरी बहू होगी एक तरीके से, उनमें भी 23 क्रोमोसोम होगा। फिर से जो मेरा कह लीजिए जो मेरा पोता होगा, ठीक है, ग्रैंडसन होगा, उसके अंदर फिर देखिए 46 कांस्टेंट बना रहा है कि नहीं। ये देखिए F1 प्रोजेनी कांस्टेंट, F2 प्रोजेनी कांस्टेंट, ठीक। यानी कि हमको प्रोजेनी बाई प्रोजेनी क्या करना है, क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रखना है। इसीलिए हमको मियोसिस चलाने की ज़रूरत पड़ी, वो भी कौन सी सेल में, वो भी हमारे रिप्रोडक्टिव सेल में। क्योंकि आपको ही पता है कि रिप्रोडक्शन में सोमैटिक सेल्स भाग नहीं लेते हैं, रिप्रोडक्शन खाली गैमेटिक सेल के द्वारा होता है। और गैमेटिक सेल कौन होते हैं, स्पर्म और ओवा। ओके, अब चलिए हम चलते हैं मियोसिस के प्रोसेस में, यानी कि मियोसिस में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो देखिए मियोसिस में जो होते हैं, मियोसिस माइटोसिस के कंपेयर में एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। कैसा होता है ये, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे, ठीक है, देखिए नेचर को इसमें जो है वेरिएशन करने थे। क्योंकि माइटोसिस जो हो वो हमारी बॉडी में ही हो रहा है, लेकिन मियोसिस के द्वारा हम एक बॉडी से क्रोमोसोम को दूसरे बॉडी में भेजने वाले हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि पेरेंट से यही मियोसिस ही होगा। जितना अच्छा मियोसिस होगा उतना ही आपका अच्छे लक्षणों वाला लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, ठीक है। तो इसीलिए मियोसिस मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है कंपेयर टू माइटोसिस। अब देखिए मियोसिस में भी अपना वही इंटरफेज आएगा, ये लीजिए इंटरफेज। और दूसरा कौन सा होता है, एम फेज होता है, दूसरा एम फेज। उसके बाद क्या होगा, अच्छा इंटरफेज और एम फेज ये हो गए आपके कैरियोकाइनेसिस के पार्ट। किसके पार्ट, कैरियोकाइनेसिस के पार्ट। इसके बाद अगर हम कैरियोकाइनेसिस को पहला मान लिए, पहला प्रोसेस, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस में इंटरफेज और एम फेज, तो सेकेंड कौन सा होता है आपका, साइटोकाइनेसिस होता है, राइट। सेकेंड कैरियोकाइनेसिस, यानी कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटरफेज में आइए। इंटरफेज में बाबू देखेंगे कि G1S G2, ठीक है, ये चलेगा, बहुत ही आसान। माइटोसिस में जैसे G1S G2 होता था वही चीज़ यहाँ पर भी लगा दीजिए। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं पढ़ा वो पहले जा करके हमारा माइटोसिस वाला प्रीवियस लेक्चर पढ़ लें। जीवन में क्या होता था, सारा चीज़ सेम रहेगा माइटोसिस वाला। जीवन में सेल साइज इंक्रीज कर जाएगा और क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्मिक अपॉन साइटोप्लाज्मिक रेशियो घट जाएगा, राइट। यस फेज में क्या होगा, डीएनए का डुप्लीकेशन होगा। डीएनए का डुप्लीकेशन का मतलब कि रेप्लिकेशन, ये जो कि सेमी कंजर्वेटिव होगा, यानी कि डीएनए की अमाउंट प्रत्येक जो है आपके क्रोमोसोम में डबल हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा। 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे, लेकिन 2C से कितना डीएनए हो जाएगा, 4C डीएनए हो जाएगा, राइट। नहीं समझ में आया, ये देखिए एक क्रोमोसोम है, ये हमने बना दिया एक क्रोमोसोम, इसका सेंट्रोमियर, राइट। अब देखिए इसमें क्रोमोसोम था, सपोज कीजिए ये, ठीक है, ये क्रोमोसोम था। अब एस फेज से निकलने के बाद, एस फेज इसमें चला, एस फेज से निकलने के बाद क्या हो जाएगा कि क्रोमोसोम तो अभी भी एक ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो है ये मान लीजिए ये था डीएनए, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा,
कि और इसमें नए नए डीएनए बन जाएंगे, दोगुना, यानी कि 2C से कितना बन रहा है, 4C बन रहा है ना। ये देखिए डीएनए नया नया, जो हमने ग्रीन कलर से दिखाया वो नया वाला डीएनए है। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इसके पूरे डीएनए को हम 2C डीएनए मान लें, कितना मान लें, 2C, जो कि एक नॉर्मल सेल में 2C डीएनए होना भी चाहिए, होता ही है 2C। तो यहाँ पर बताइए कितना डीएनए हो जाएगा, 4C डीएनए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2C तो पुराना वाला था और 2C नया आ गया, क्योंकि एक डीएनए से 2 डीएनए बन रहा है, तो 2C से टोटल 4C डीएनए बन जाएगा। 2C से कितना बन गया, 4C। तो ये आपका डीएनए जो होगा वो हाईली पैक्ड होगा, टाइटली होगा, ये टाइट होगा, ठीक है। जैसे हमने बोरे और चीनी वाला एग्जांपल दिया था ना, एक बोरा है उसमें चीनी आप भरे हैं लेकिन बहुत लूज भरे हैं, खूब उसमें ठूस ठूस के नहीं भरे हैं आप, ठीक। उसके बाद क्या कर दिया, उतना ही चीनी उसमें और डाल दिया, तो उतना एक ही बोरे में डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको खूब खूब ठूसना पड़ेगा। अभी भी बोरा एक ही है, यानी कि क्रोमोसोम नंबर एक ही है, लेकिन उसके अंदर क्या हो गया, किसका अमाउंट डबल हो गया, डीएनए का। इसीलिए बोलते हैं एस फेज में आपका डीएनए का अमाउंट डबल होता है, क्रोमोसोम का नंबर अमाउंट डबल नहीं होता है, राइट। तो ये एक पहला प्रोसेस हो गया जो कि एस फेज में होगा। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, अगर ये एनिमल सेल है तो ये इसका स्प्लिट कर जाता है, क्या चीज़, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम कैसे स्प्लिट कर जाता है, ये देखिए, एक सेंट्रियोल इधर चला गया और एक सेंट्रियोल इधर चला आया, स्प्लिट कर गया। तो ये अपने पोल पर पहुंच जाएगा सेंट्रियोल, ये अपने पोल पर पहुंच जाएगा अगर एनिमल सेल है तो, क्योंकि प्लांट सेल में ये पाए ही नहीं जाते। प्लांट सेल में हमने बताया था इनका स्थान ले लेते हैं माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स या माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन, इन्हीं को बोल दीजिए, इनकी जगह पर पाए जाते हैं, राइट। अब आइए G2 फेज में। G2 फेज में हमने ये बताया था कि आपके M फेज में आपके एनाप्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जितने भी आपके ये एम फेज के सब फेजेस हैं, जितना भी प्रोटीन उसमें चाहिए वो प्रोटीन यही G2 में ही बन जाती है। तो हमने बताया क्रोमोसोम को पकड़ने के लिए बाबू क्या चाहिए, स्पिंडल फाइबर चाहिए। स्पिंडल फाइबर किसका बना होता है, ट्यूबलिन प्रोटीन का बना होता है। और वो ट्यूबलिन प्रोटीन बनेगा कहाँ पे, इसी G2 फेज में बनेगा। यानी कि आपके जितने भी एसेंशियल प्रोटीन, ठीक है, और एंजाइम का फॉर्मेशन होता है जो कि आपके चाहिए किसमें, एम फेज में, वो यहीं पर फॉर्मेशन हो जाता है G2 फेज में, राइट। तो एक हमने आपका एग्जांपल दिया था, से फॉर एग्जांपल ट्यूबलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन, जिससे हमारा क्या बनेगा, स्पिंडल फाइबर बनेगा जो क्रोमोसोम को अटैच करेगा, किससे, काइनेटोकोर प्रोटीन से अटैच करेगा, वो यही G2 फेज में आपके बन जाएगा। तो ये था G1 S G2 जो कि आते हैं आपके इंटरफेज में, राइट। अच्छा, हमने बताया था इस चीज़ को समझने के लिए कि आप ऐसे समझ लीजिए कि जो इंटरफेज होता है वहाँ पर, जैसे हमको मान लीजिए खाना बनाना है, क्या बनाना, हमको खाना बनाना है, और वो खाना बनेगा एम फेज में। कहाँ पर बनेगा, वो खाना बनेगा एम फेज में। किस में बनेगा, एम फेज में बनेगा, राइट। और वो खाना बनेगा, अगर मान लीजिए एम फेज में बनेगा, तो जो खाने के लिए सामग्री जुटाई जाएगी वो इंटरफेज में जुटाई जाएगी, लेकिन खाना कहाँ बनेगा, एम फेज में बनेगा। अच्छा ये बताइए, सामग्री ज़्यादा जुटाने में टाइम लगता है कि खाना बनाने में, सामग्री जुटाने में ज़्यादा टाइम लगता है। यानी कि इंटरफेज हमेशा और हमेशा ज़्यादा टाइम लेता है कंपेयर टू एम फेज के। इंटरफेज पूरे सेल डिवीज़न का, अगर मान लीजिए पूरा सेल डिवाइड हो रहा है 24 घंटे में, तो लगभग 90% टाइम यही ले लेता है, कौन, इंटरफेज। बाकी बचा हुआ 10% टाइम लेता है ये एम फेज। ये खाली ह्यूमन के लिए नहीं है, ये सबके लिए सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, ठीक है। तो इंटरफेज 90% टाइम लेता है, एम फेज 10% टाइम लेता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हमारी सेल 24 घंटे में एक बार डिवाइड कर जा रही है, तो इसका 90% निकालिए, कितना होगा, 90% आपका कितना हो जाएगा, देखिए क्या हो गया, 90% हो जाएगा आपका इसका लगभग 9 चौका 36, 3 9 दूनी 18, 19 20 21 और
यानी कि 21.6, 90 से लेकर के 95% टाइम बढ़ा लीजिए, यहाँ से 5 to 10% टाइम ये लेता है, राइट। यानी कि 21, अगर हम इसको 21.6 को कितना कर लें, 22 कर लें, 22 से 23 घंटे किस फेज में रहती है, इंटर फेज में रहती है। बाकी बचे हुए लास्ट 1 आवर 24 घंटे में ये एम फेज चलता है। यानी कि यहाँ पर सामग्री जितने भी तेल जुटाना है आपको, तेल जो चाहिए आपको, कढ़ाई चाहिए, गैस चाहिए, क्या मतलब और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स चाहिए, ठीक। तो ये आपने यहाँ पर जुटा लिया। अब यहाँ पर हम लोग खाना बनाएंगे, तो ये इंटरफेज हो गया। आइए एम फेज की तरफ चलते हैं। तो लेकिन यहाँ पर होता क्या है, इस वाले एम फेज में माइटोसिस वाले एम फेज से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, आइए देखते हैं। ये है आपका एम फेज, एम फेज। एम फेज को भी कितने फेजेस में बांट दिया गया है, 4 फेजेस में। ये है आपका प्रोफेज, ये है हमारा मेटाफेज, ये है हमारा एनाफेज, लास्ट वन इज द टीलोफेज, राइट। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, 4 सब फेजेस में बांट दिया गया है एम फेज को।